हेलो जगवार्स, क्या हाल चाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और गाइज हम लोग डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट में बस अब आप मान के चलो ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ गए। ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस की बात करेंगे। फिर जो हम लोगों को दो ऑक्साइड्स दे रखे हैं KMnO4 एंड K2Cl2O7, उसकी पूरी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और दो लेक्चर्स में लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड निपटाएंगे। तो आज का एक लेक्चर, फिर एक लेक्चर और तो टोटल 3-4 लेक्चर में मैं आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। फिर उसके बाद जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग हेलो अल्केन हेलो अरीन भी शुरू करें और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी शुरू करें, तो हम वो दोनों चैप्टर हुआ तो पैरेलली उठा लेंगे। पैरेलली उठाने का मतलब ये रहेगा कि जिसको कोऑर्डिनेशन करना वो कोऑर्डिनेशन करे, जिसको हेलो अल्केन हेलो अरीन करना वो उस हिसाब से पढ़े। ठीक है, चलिए तो आप बिना टाइम वेस्ट करें जल्दी से हम लोग हेडिंग डाल देते हैं। जो हमें आज का टॉपिक शुरू करना है दैट इज ऑक्सो या ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। ट्रांजिशनल एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस की हम लोग बात करेंगे। गाइस, अगर मैं आप लोगों के 3D सीरीज के मेटल्स की बात करूं तो आपके जो भी 3D सीरीज के मेटल्स हैं दे ऑल फॉर्म ऑक्साइड्स। ठीक है, दे ऑल फॉर्म्स ऑक्साइड्स, ये सब ऑक्साइड्स बनाते हैं विथ ऑक्सीजन एट अ हाई टेम्परेचर। यानी कि इनकी रिएक्शन इतनी आसान नहीं होती कि ऑक्सीजन के साथ में डायरेक्टली रिएक्शन कर लें, इन्हें हाई टेम्परेचर लगता है। लेकिन ये सब पर एप्लीकेबल नहीं। जैसा अगर मैं आपसे बात करूं आयरन की, तो आयरन रूम टेम्परेचर पे पड़े पड़े और वाटर मॉइस्चर के प्रेजेंस में रस्टिंग कर लेता है। रस्टिंग में आयरन का क्या होता है, ऑक्साइड Fe2O3, तो वह ऐसे ही बन जाता है। लेकिन उसके अलावा जैसे हम देखें क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, इनको थोड़ा हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये सब रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बनाने के लिए। एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट वेरीज फ्रॉम +1 to +7। +1 से +7 तक इनका ऑक्साइड वेरी करता है। अब आप खुद ही जानते हो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो Cu2 में कॉपर पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और अगर मैं यहां पर आपको बताऊं KMnO4 में मैग्नीज के इस ऑक्साइड में +7 चार्ज होता है। तो ये बहुत बेसिक से एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों के सामने हैं, तो इसके अंदर इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। KMnO4 के ऑक्साइड की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो एक दूसरी चीज है। तो हम कंपाउंड को छोड़ के ऑक्साइड ले लेते हैं Mn2O7, ये भी एक मैग्नीज का ऑक्साइड है। ये देखो, तो यहां पर अब आप देखो एक कॉपर है जो कि 3D एलिमेंट है, 3D मेटल है, इसमें इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और मैग्नीज पर +7 है। क्या ये चीज मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल्स, ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल्स आर आयोनिक इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं? ऑब्वियसली ये आयोनिक नेचर के होंगे, क्योंकि मेटल चाहेगा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इनके बीच में आयोनिक बॉन्डिंग बन जाएगी। बट एस the oxidation number increases, the ionic nature decreases। भाई इस बात से सर आपका क्या मतलब है? याद करो, मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ाया था कि आपके ट्रांजिशनल मेटल्स के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, जिसमें इनके 4s ऑर्बिटल में मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी, वो तो ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब वो ऑक्सीजन पूरी तरीके से ट्रांसफर हो जाते हैं
हम उसे आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल में एनर्जी गैप कम होता है, 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, लेकिन 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स कंपैरेटिवली न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं, इनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट उतना नहीं होता। ये 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरीके से डोनेट नहीं किए जा सकते, इनमें पूरी तरीके से डोनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग को प्रमोट करते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है इनकी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो गए, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो गए। तो यहां पर भी अब आप देखो, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर हम लोग देखें कि मेरे पास में मैग्नीज ऑक्साइड है, यहां पर मैग्नीज पर +2 चार्ज है, मतलब यहां पर मैग्नीज ने अपने वैलेंस शेल के 4s ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, मोस्ट आयोनिक, मोस्ट आयोनिक। फिर उसके बाद में एक कंपाउंड बनता है Mn3O4। टेक्निकली ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। आपको मैं मिक्स्ड ऑक्साइड का अगर एग्जांपल बताऊं तो जो तुम्हारा Mn3O4 है ना, ये आपको एक्चुअली दो ऑक्साइड के मिक्सचर से बन रहा है। एक है MnO और एक है Mn2O3। ये दो ऑक्साइड का मिक्सचर है। तभी जब आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो वो आएगा +8/3, +8/3। लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे 8 को 3 से तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.66, यानी इसके मुकाबले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा ज्यादा है, तो ये लेस आयोनिक है। फिर आ गया तुम्हारा Mn2O3, यहां पर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाएगा। आप देख रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया। फिर आपका एक ऑक्साइड बनता है सिंपल MnO2, यहां पर अब आप देख रहे हैं कि इस पर +4 चार्ज हो गया। अरे वाह। और फिर मैंने आपको पढ़ाया था वो वाला Mn2O7, तो ये जो आपका Mn2O7 है इस पर चार्ज हो गया +7। तो अब आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इनका आयोनिक नेचर घट रहा है और इनका कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है। यह पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो याद रखनी है। क्या यह बात समझ में आई? क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई? दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पर जेई नीट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जेई नीट वाले ये थोड़ी पूछेंगे कि भाई ट्रेंड क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा। आता है, नीट वगैरह में आता है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है ना, उनको मालूम है एनसीईआरटी खोलते इंसान की मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो दूसरी बार थक गई, मैं तो तीसरी बार थक गई प्रफुल्ल। तो वो हंसा बन जाते हैं हम लोग और खड़े होते ही 2 मिनट बोलते हैं मैं तो थक गई और सो जाते हैं। उनको मालूम है ये टॉपिक ऐसा है और ये टॉपिक में ये वाली चीजें इन्हीं पर से क्वेश्चन बनता है। ये 4 ऑप्शन दे देंगे तुमको, 1 2 3 4 बोलेंगे सबसे ज्यादा आयोनिक कौन है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। वैसे तो आप सभी लोग जानते हो दैट वी ऑल नो दैट जनरली आपके जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, आपके जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर, है ना। ये सब बेसिक नेचर के होते हैं। और हम लोगों ने ये पॉइंट एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर देखा था कि जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं, उनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। और पी ब्लॉक में हमने देखा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सर इनका नेचर कैसे पता चलता है, हमें मालूम कैसे पड़ेगा? भाई सीधी सी बात है, तुम काम करो, सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में मिक्स कर लो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2CO3 सल्फ्यूरस एसिड, SO3, इसके एसिड को पानी में डालो, क्या प्रोडक्ट बनेगा? H2SO4 एसिड। तुम्हारे पास में CO2 है, पानी में डालो, क्या प्रोडक्ट बनेगा? H2CO3। ये सब एसिड प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब ये ऑक्साइड एसिडिक नेचर के हैं। तुम्हारे पास में Na2O है, उसको तुमने वाटर में डाला, प्रोडक्ट बना Na
OH के 2 मोल्स, बेस बन गया, मतलब ये बेसिक नेचर का है। क्या बात समझ में आ रही है? इनको पता लगाने का यही तरीका होता है कि कौन से ऑक्साइड का नेचर क्या है। ये कैसे पता लगाएंगे? पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद जो प्रोडक्ट बने वो प्रोडक्ट का जो नेचर है वही नेचर तुम्हारे ऑक्साइड का है। लेकिन ये बात ट्रांजिशन मेटल्स पर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होती, बट इट इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स। आपके ट्रांजिशनल एलिमेंट्स पर यह चीज काम ही नहीं करेगी। कैसे? देखो यहां पर सीधी सी बात ध्यान रखना, स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखना, दैट एस द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, the nature of oxide changes from basic to amphoteric and amphoteric to acidic। कैसे? वही एग्जाम्पल वापस उठा लेते, तुम्हारे पास में MnO है, तुम्हारे पास में Mn3O4 है, तुम्हारे पास में Mn2O3 है, तुम्हारे पास में MnO2 है और तुम्हारे पास में Mn2O7 है। ठीक है, अब जब आप इनको यहां पर देखोगे तो आप देखो +2 +8/3 +3 +4 +7। अब आप जैसे जैसे यहां से यहां जा रहे हो आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, आपका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखोगे कि आपका MnO तो प्योरली बेसिक नेचर का है, आपका MnO तो प्योरली बेसिक नेचर का है। लेकिन ये जो बीच के 3 हैं अब ये बेसिक नहीं है, अब ये एम्फोटेरिक हो गए। और एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? दैट हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड्स एंड बेसेस, जिनके पास में एसिड और बेसेस दोनों की प्रॉपर्टी हो उसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। और गाइस ये जो लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला बन जाता है आपका एसिडिक। Mn2O7 इज योर एसिडिक एसिड, पूरा एसिडिक हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से। इनफैक्ट ये जो आपका Mn2O7 है, जब ये आप Mn2O7 को डिसॉल्व करते हो इन वाटर, जब आप इसको MnO4 को जब आप लोग Mn2O7 को जब आप लोग वाटर में डिसॉल्व करते हो, ये आपको HMnO4 टाइप का एसिड देता है, ये आपको HMnO4 टाइप का एसिड दे देता है। तो ये इस बात को क्लियरली हमें पता चल रहा है कि भैया ये तो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, सिमिलरली आप अगर यहां पर ऑब्जर्व करो वेनेडियम का, तो वेनेडियम इज V2O3। वेनेडियम का एक ऑक्साइड क्या होता है? V2O3। एक होता है V2O4 और तीसरा कौन सा होता है? V2O5। आप अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनके लिखना चाहो तो 3 2 6, तो ये हो गया +3 वे ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 2 8, 8 को 2 से डिवाइड किया तो 4, 5 2 10, 2 से डिवाइड किया तो +5। ये इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गए। तो जब आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को देखोगे तो अब आप लोग खुद ही समझ जाएं कि भाई साहब भ्राताश्री ये बेसिक है, ये M4 है, ये एम्फोटेरिक है आई वुड से, और ये आपका एसिडिक है। समझ गए इस बात को? क्या हम लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? ठीक है, ध्यान से देखें इसको।
ठीक है, देख लो देख लो, इसको भी नोट कर लो। अब अगर आप V2O4 की बात करें, अगर हम इसको डिसॉल्व कर दें, अगर हम इसको डिसॉल्व कर दें एसिड के अंदर, तो गाइस एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है, इसके पास में बेसिक और इसके पास में एसिडिक दोनों की प्रॉपर्टीज है। तो जब आप इसको एसिड में डिसॉल्व करोगे, जब आप इसको एसिड में डिसॉल्व करोगे, ये आप लोगों को VO डाई पॉजिटिव टाइप का सॉल्ट देगा। ये आपको VO डाई पॉजिटिव टाइप का सॉल्ट देगा, V2O4। V2O4 आपको एसिड में डिसॉल्व करके ये सॉल्ट देगा। लेकिन क्योंकि ये वाला सॉल्ट प्योरली एसिडिक नेचर का है, ये एल्कलीज के अंदर डिसॉल्व होगा, इट विल डिसॉल्व इन एल्कलीज। ये एल्कलीज में डिसॉल्व होगा मेरे प्यारे बच्चों, और एल्कली में डिसॉल्व होने के बाद आप लोगों को या तो ये VO4 पॉजिटिव, नहीं VO4 ट्राई नेगेटिव, VO4 ट्राई नेगेटिव टाइप का एक सॉल्ट बनाकर देगा, VO4 ट्राई नेगेटिव टाइप का सॉल्ट बनाकर देगा, या आप लोगों को ये VO4 पॉजिटिव टाइप का सॉल्ट बनाकर देगा। खैर हम लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को केवल इतनी बात पर फोकस करना है, ठीक है। देख लो, अब हमारे पास में क्रोमियम की अगर हम लोग बात करें इसके बाद, तो भाई क्रोमियम की भी इंपॉर्टेंस है इसलिए पढ़ा रहा हूं। एक होता है क्रोमियम ऑक्साइड, एक होता है Cr2O3 और एक होता है CrO3। अगर मैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां पर आपको लिखवाऊं, तो इसका +2 हो गया, 3 2 6, इसका +3 हो गया एंड इसका +6 हो गया। अब आप खुद बताओ इसका क्या नेचर होगा, इसका क्या नेचर होगा, खुद सोचो भाई। CrO3 का नेचर क्या होगा, ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, बेसिक। इसका क्या होगा सर, मिडिल है, तो एम्फोटेरिक, और ये ज्यादा है तो सर इसका एसिडिक। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगर आपने CrO3 को इमेजिन करो वाटर में डिसॉल्व कर दिया, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें, ये सब एनसीईआरटी में दी गई हैं और आपको ये सब करते आनी चाहिए। अगर हमने इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपको H2CrO4 टाइप का एसिड देगा, H2CrO4 टाइप का एसिड देगा। भाई करना क्या है, वाटर में डिसॉल्व करना है, तो H2 आ गया, H2 Cr 3 और 1 4 ऑक्सीजन। कुछ करना थोड़ी है, कुछ करना थोड़ी है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। और H2Cr2O7 भी देता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा पॉइंट हम लोग देख रहे थे, एक बार देख लें, इतना पढ़े कि भूल ही गए। तीसरा पॉइंट, ओके। अब हम लोग हमारे चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाइस चौथा पॉइंट हमें बताता है कि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर गाइस इनसॉल्युबल होते हैं, दे हैव नो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। लेकिन अगर हम लोग बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करें, है ना, अगर हम लोग, बट अगर हम आपके बेसिक और अगर हम आपके एम्फोटेरिक दोनों जानते हैं ना, तो अगर हम लोग आपके बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की बात करें, सो दे आर सॉल्युबल इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। गाइस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स का मतलब आप लोगों ने सुना होगा ना, कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जैसे HNO3 खुद का ऑक्सीडेशन करवा लेता है। तो ऐसे ऑक्साइड्स नहीं, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन ना हो, ऐसे एसिड्स। सो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स लाइक HCl के अंदर
सॉल्यूबल हो जाते हैं। दे आर सॉल्यूबल इन नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक HCl, और ये क्या बन करते हैं, तो ये उसके अंदर डिसॉल्व करके क्या फॉर्म करते हैं, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, अ कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, यानी आपका मेटल के साथ में टोटल 6 वाटर के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और इनके ऊपर +N वाला चार्ज आ जाता है। इस तरीके के ये लोग सॉल्ट्स बनाते हुए हमें नजर आते हैं। ठीक है, अब ये हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सॉल्ट कैसे बनता है, ये कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, बहुत इजी तरीके से आपको आ जाएगा, बिना किसी टेंशन के आ जाएगा। तो हमें इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मतलब ये बहुत इजीली आ जाएगा, टेंशन लेने की इसके अंदर कोई खास जरूरत नहीं है। पहले इतना देख लो ठीक है, देख लो। चलें आगे। अच्छा, अब ये जो तुम्हारे ऑक्साइड्स होते हैं, पॉइंट नंबर 5, ये जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं, दीज ऑक्साइड्स आर सॉल्यूबल इन एसिड्स और बेसिस। भाई ऑब्वियस सी बात है, बेसिक एसिड में जाएगा, एसिड बेसिक में जाएगा, सो ये उसके अंदर भी सॉल्यूबल होते हैं। तो दे आर ऑल्सो सॉल्यूबल इन एसिड्स एंड बेसिस। और उसके बाद में भाई एसिड के अंदर या बेस के अंदर एटलीस्ट एक मेटल सॉल्ट होता है। जैसे बेस की अगर मैं बात करूं तो NaOH, तो अब आप देखो NaOH में तुम्हारे पास में एक मेटल है, तो जब ये बेस के साथ जब ये ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो ये आपको पता है क्या देगा, इट गिव्स ऑक्सो मेटालिक सॉल्ट्स। पता है ये आपको क्या देंगे, ये आपको ऑक्सोमेटालिक सॉल्ट्स देंगे। सर ऑक्सोमेटालिक सॉल्ट लाइक KMnO4, isn't it a ऑक्सोमेटालिक सॉल्ट, जिसमें ऑक्सीजन भी है और मेटल्स भी है। अब देखो MnO4 अगर मैं यहां पर देखूं कि मेरे पास में Mn2O7 है, अगर मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस KOH के साथ रिएक्ट कर लूं तो देखो MnO4 यहां से निकल के आ गया, पोटेशियम यहां से निकल के आ गया। समझ पा रहे हैं हम लोग बात को। तो इस तरीके से आपको KMnO4 मिल सकता है, आपको यहां पर K2Cr2O7 जैसी सॉल्ट मिल सकती है, K2Cr2O7। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, है ना। K2CrO4 भी मिल सकता है, K2CrO4 जैसे आपको सॉल्ट मिल सकते हैं। अच्छा, ये जो सॉल्ट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दे आर कलर्ड। ये जो ऑक्सोमेटालिक सॉल्ट्स होते हैं, इन सबके पास में अपना इंडिविजुअल कलर होता है। दे ऑल आर कलर्ड, और यही अब हम लोग KMnO4 और K2Cr2O7 आगे पढ़ने भी वाले हैं बहुत ज्यादा डिटेल में। लेकिन क्या इतनी बात आप लोगों ने देख ली, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आपके जेई और नीट पर्पस से एक पूरी लिस्ट बनवा देता हूं, जो आप लोगों को बस एक एक बार गो थ्रू करनी रहेगी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ताकि आपको याद रहे कि भैया क्या है। तो मेरे पास में एक बेसिक सॉल्ट तो S2O3 है, स्कैंडियम ऑक्साइड। उसके बाद अगली मेरे पास में आती है टाइटेनियम ऑक्साइड। देखो आपको इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कम रखने। दूसरी आती है Ti2O, इसमें तो और भी कम हो गया, डाई टाइटेनियम ऑक्साइड। फिर तुम्हारा VO, तुम्हारा वेनेडियम ऑक्साइड, बिल्कुल कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। इसके बाद में तुम्हारा V2O3 भी बेसिक में आएगा, क्योंकि वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, पर हम इसमें उसको यूजुअली लिखते हैं, पर हम यहां पे नहीं लिखेंगे। अभी तो हमने V2O3 यहां पर एम्फोटेरिक में पढ़ा था, देखो। अच्छा नहीं, V2O3 बेसिक में पढ़ा था ना, हाँ सॉरी। क्या गुंडा बनेगा रे तू, देन तुम्हारा MnO पढ़ाया था, याद करो। MnO के बाद तुम्हारा आ गया FeO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी कम है। फिर तुम्हारा Fe2O3, ये भी बेसिक के अंदर ही काउंट होगा। इनफैक्ट Fe3O4 गाइस, जैसे तुमको मैंने Mn3O4 सिखाया था ना, ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये दो लोगों का कॉम्बिनेशन है, FeO एंड Fe2O3। ये भी एक प्रकार का मिक्स्ड ऑक्साइड है ना, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, पर ये इसके अंदर रखा जाएगा।
फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा CO, कोबाल्ट ऑक्साइड, देखो कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है CO। और क्या हो सकता है, निकल ऑक्साइड होता है ना, निकल ऑक्साइड NiO। हाँ, तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड भी इसके अंदर आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड भी इसके अंदर आ जाएगा Cu2O। चलो इतना नोट करो, इतना नोट करो। चलो इसके बाद में अब एक लिस्ट बना लेते हैं कि यार एम्फोटेरिक कितने होंगे, यानी बीच वाले, यानी जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट मिडिल में जाता है। अभी मैंने आपको बहुत सारे नाम लिखवाए थे एम्फोटेरिक के, तो आपको ढेर सारे नाम लिखवाए थे। सबसे पहला नाम तो आपके सामने आएगा TiO2, ये हमने पढ़ा था। फिर वेनेडियम के बारे में सोचो, VO3। फिर और सोचो Cr2O3 क्रोमियम, वेरी गुड, Cr2O3 क्रोमियम का। और कुछ आ रहा है दिमाग में, CrO2, CrO2 ये भी कम वाली कैटेगरी में आएगा, मिडिल वाली। फिर तुम्हारा Mn2O3 हमने पढ़ा था, मैग्नीज के तो पढ़े थे हम लोगों ने, हमने मैग्नीज का Mn2O3 पढ़ा था, Mn3O4 पढ़ा था, वेरी गुड, वो मिक्स्ड ऑक्साइड वाला, शाबाश। एक और पढ़ा था मैग्नीज का, अगर याद आ रहा हो तो, यस, MnO2, शाबाश। और क्या पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, कॉपर का कुछ पढ़ा था क्या, नहीं तो पढ़ लो, कॉपर ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक की कैटेगरी में आएगा। एसिडिक के कुछ गिने चुने रहेंगे, यानी टोटल 3 ही रहेंगे। एसिडिक के कितने रहेंगे, एसिडिक के रहेंगे 3। तो एसिडिक के देख लेते हैं फटाफट से कितने हैं, उठाओ। सबसे पहला वेनेडियम V2O5, सबसे ऊंचा वाला, क्रोमियम का CrO3, मैग्नीज का सबसे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ये हो गया। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत इसके अंदर, कोई परेशानी? गाइस ये जो पॉइंट्स हैं ये हमें बहुत ज्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से करके रखने पड़ेंगे, ताकि हम लोगों को फिर आगे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। अब गाइस जो अगला लेक्चर हम लेकर आएंगे उसके अंदर हम लोग KMnO4 पूरा पढ़ेंगे, K2Cr2O7 पूरा पढ़ेंगे। एक ही लेक्चर में दोनों कंप्लीट कर लेंगे, मैक्सिमम कोशिश तो यही करेंगे। फिर एक में लेंथेनॉइड, एक में एक्टेनॉइड, तो 4 लेक्चर, चैप्टर खत्म। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। शेयर जरूर कर दिया करो, शेयर नहीं करते हो, अकेले अकेले पढ़ते हो, ऐसा मत किया करो। चलो बाय बाय।